सर मैं अंदर आ Yes, सकता please. हूँ? हाँ सर। Thank you. Please take your seat. आप इस कोड की सहायता से अपना परिचय दीजिए बोर्ड को, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आपका नाम, पता और जिले और राज्य का नाम, जाति और धर्म नहीं बताना है। सर मेरा कोड 15 है। मैंने हाई स्कूल और इंटर उत्तर प्रदेश बोर्ड से की है। स्नातक किया है मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से ही मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। यह मेरा चौथा प्रयास है। पहला प्रयास मेरा 2018 में था, जब मैं साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ था। मेरा जो वैकल्पिक विषय है वो भूगोल है। ठीक है। तो ये आपका यूपीएससी में अटेंड बचा है अभी कि अभी नहीं? यूपीएससी में? जी सर, मेरा यूपीएससी में अटेम्प्ट बचे हैं। और यूपीपीसीएस 4 बार आप दे चुके हैं? जी सर, ये चौथा प्रयास है। इंटरव्यू दे रहे हैं चौथी बार? नहीं सर, दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। प्रयास चौथे बार था ये। प्रयास चौथी बार, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी सर। आपने मून मिशन तो सुना होगा? मून मिशन, जी सर। चंद्रमा पर पहली बार जो लोग गए थे, कितने लोग गए थे पता है? 3 लोग गए थे। 3 लोगों में से 2 ही लोग जो है मून के सरफेस पर उतरे थे। जी सर। एक आदमी उसमें जो स्पेस शटल था उसमें बैठा रह गया। जी सर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? क्या ज्योग्राफिकल रीजन था? सर मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं इसका सही से उत्तर अभी नहीं दे पा रहा हूँ। सॉरी सर। ठीक है। सपोज दैट कि पृथ्वी पर मिट्टी है तो बहुत कुछ है। अगर धरती पर मिट्टी नहीं होती तो क्या होता? सर मिट्टी नहीं होती तो जिस तरह से अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, एक डार्क सर्किट की तरह है, उसी तरह से होता। नहीं, और कुछ डिटेल में कुछ बताना चाहेंगे? सर अगर मिट्टी नहीं होती तो चट्टानें भी नहीं होती, और चट्टानें नहीं होती तो मिट्टी वायुमंडल नहीं भी होती नहीं तो होता। चट्टान नहीं होती, या चट्टान नहीं होती तो मिट्टी नहीं होती? हाँ सर, दोनों ही कहीं न कहीं। जहाँ चट्टान नहीं होगी तो मिट्टी भी नहीं होगी, और अगर चट्टान होगी तो फिर उसकी ऊपरी परत मिट्टी के रूप में बन ही जाएगी, चाहे वो थोड़ा-सा उसमें समय लगे। अच्छा, अभी आजकल हम देख रहे हैं हीट इंडेक्स चर्चा में है। हीट इंडेक्स? जानते हैं इसके बारे में? सर प्रॉपर नाम नहीं सुना है मैंने। नहीं सुना है आपने? अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से आपने पीजी किया हुआ है, तो पहली चीज़ तो ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस छोड़ करके आपने ज्योग्राफी क्यों लिया? सर चूँकि यूपी पीसीएस में 2017 तक 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, और मैंने तैयारी उसी समय शुरू कर दी थी। 2018 में यूपी पीसीएस ने एक विषय को हटा दिया, और तब तक ज्योग्राफी, जो कि मेरा एक अतिरिक्त विषय के रूप में मैं तैयार कर रहा था, वो लगभग तैयार था। तो मैंने पहली परीक्षा उसी के साथ दी, और मुझे 2018 में ज्योग्राफी में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं साक्षात्कार के लिए चुना गया, तो मैंने ज्योग्राफी को लगातार बनाए रखा आगे। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा आपने? जी सर। उद्देशिका याद है आपको? प्रियम्बल? नहीं सर, याद नहीं है। प्रियम्बल का कुछ एसेंस बताइए आप। सर जो हमारी प्रस्तावना है वो कहीं न कहीं संविधान का एक तरह से संक्षिप्त रूप है। उसमें जो संविधान में जो आदर्श हैं, या संविधान में जो बातें कही गई हैं, उनकी झलक हमें प्रस्तावना में नज़र आती है। नहीं, और कुछ कंटेंट उसका क्या है? जैसे हमारी प्रस्तावना में जो हमारे देश का लोकतंत्र है, या किस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहेगी, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, गणराज्य, लोकतांत्रिक, तो इन तरह की बातों का उल्लेख किया है, जहाँ एक तरफ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं दृढ़ता और समता, समानता और सभी को अवसर प्रदान करने की बात हमारी प्रस्तावना में कही गई है, जिसको कहीं न कहीं हमारा संविधान जो है वो उसका विस्तार से वर्णन भी करता है आगे जाके। ठीक है। आप आगरा से बिलोंग करते हैं? सर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आगरा से आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है? जी सर। ताजमहल तो देखा होगा? बिल्कुल, एक बार मैं गया हूँ वहाँ। क्या है ना, जियोग्राफिकली जरा सा सोच के बताइए कि ताजमहल वहीं क्यों बनाया गया? क्योंकि सर वहाँ यमुना नदी ताजमहल के बिल्कुल पास से गुजरती है, और शहर से उस समय मुझे लगता है कि नहीं शहर तो की पास से तो भाई जमुना के किनारे कहीं भी बना देंगे, दिल्ली में बना देते ताजमहल,
तो भी जमुना के पास से गुजरता। क्योंकि सर वहाँ आगरा किला है दूसरी तरफ, और आगरा किला के ठीक सामने ही ताजमहल को बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि और कोई रीज़न? जियोग्राफिकल फैक्टर में जानना चाह रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये जो भारतीय जनगणना है 2021 में, इसका आदर्श वाक्य क्या है, जो इसकी थीम है 2011 में। 2021 में? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ये बताएंगे कि इस जनगणना में कितनी भाषाओं में होने का प्रस्ताव है सरकार के द्वारा? सर मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कि आपका चयन उप जिलाधिकारी के पद पर कर लिया जाता है। इस पद पर नियुक्त होने के बाद क्या विज़न है आपके? सर क्योंकि मैं इस पद पर इसलिए जाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराती है ये जो सेवा है, जहाँ आप विविधता भरे क्षेत्रों में आपको तमाम काम करने के अवसर मिलते हैं। तो एक तरफ मैं जो एसडीएम के जो कार्य होंगे या जो डिप्टी कलेक्टर के जो कार्य होंगे, उनके माध्यम से समाज सेवा या देश सेवा भी कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं अपने जो मेरी इच्छाएं हैं, जो न्यूनतम इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति कर सकता हूँ। जीवन में अपनी मतलब समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या डिप्टी कलेक्टर बनना ज़रूरी है? नहीं सर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई भी। आपको क्यों लगता है कि ये पद ही बहुत ज़्यादा सही सूट करता है आपके व्यक्तित्व पर? ये एक सेवा ऐसी है जो न सिर्फ हमें कार्यों की विविधता देती है, बल्कि एक हैंडसम सैलरी, जिसे हम कहते हैं अच्छा वेतन, जो आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस सेवा के माध्यम से कहीं ना कहीं जो मेरा समाज है या मैं अपने प्रति जो प्रतिष्ठा देखता हूँ, वो भी पा सकता हूँ। इस सेवा के साथ जो भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है व्यवस्था में, उसको आप कैसे देखते हैं? सर वो निसंदेह एक बुराई के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ फिर अन्य जो चीज़ें हैं, जो सेवा हो गया या फिर प्रतिष्ठा हो गई, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। उसको आप कैसे दूर करना चाहिए? आपकी अपनी पहल क्या होगी? सर जैसे पारदर्शिता सबसे अच्छा माध्यम होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो आज हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को ये पता होता है कि कोई हमें अगर काम करवाना है तो कितने समय में पूरा हो जाएगा और कितने समय बाद हमको इस काम का जो वो है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम सरकारी विभागों में देखते हैं कि पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए जब जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि असल में ये काम कितने दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो मेरा तहसील होगा उसमें इस तरह की व्यवस्था करूँगा कि कम से कम लोगों को ये पता हो कि उनका काम कितने दिन में किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा उसको कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व सरकार का ने पूर्ण जो ज्ञान करूँगा। अपने पोर्टल पे जन सुनवाई की जो व्यवस्था का पोर्टल जो लॉन्च किया है, उसने कुछ क्या इस भ्रष्टाचार को रोकने में कुछ मदद? बिल्कुल सर, निसंदेह ये जो पोर्टल कुछ शुरू डेटा किया है गया आपके पास कि क्या सफलता रही है, कितनी? कुछ भी आपने देखा है वेबसाइट? क्षमा कीजिएगा, डेटा तो मेरे पास नहीं है। जन सुनवाई पोर्टल को आपने देखा है? नहीं सर। वाइट कॉलर क्राइम क्या है? सर सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भ्रष्टाचार की जब बात आ रही है तो देश की आज़ादी के साथ ही जो पहला भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार घोटाला, उसका जिक्र कुछ कर पाएंगे? सर सॉरी सर जी। आप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसमें एक ऐसी योजना का जिक्र करिए जो महिलाओं की जो सुरक्षा है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको इस्टेब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। सर मिशन शक्ति जो शुरू किया गया है, कहीं ना कहीं कब शुरू उसमें किया गया था? सर ये 2000 संभवतः 2021 में शुरू किया गया है। कितने चरण इसके पूरे हुए हैं? क्षमा कीजिएगा सर। और कौन सी योजनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? सर जैसे कन्या सुमंगला योजना है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा को भी बढ़ाने की बात की गई है, और आगे चल के जबकि महिलाएं शिक्षित होंगी तो आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगी। एक काशी कॉरिडोर, अयोध्या और अभी वृंदावन, ये सब इवन की आपके चित्रकूट में बहुत सारी
जो है धार्मिक स्थलों का जो पुनरुद्धार किया गया है, और इसको लेकर के एक सरकार इसको बहुत ही महत्व दे रही है। उसके विशेष उसके लिए फंड जारी हो रहे हैं और पर्व और त्योहारों पर एक विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर मैं इसे विकास के रूप में देखता हूँ। कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति है उसके केंद्र में है उत्तर प्रदेश की यही सारे क्षेत्र, तो इनको आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में ये कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करेंगे। और ये वर्तमान समय की आवश्यकता भी है कि हम जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो इतिहास में संस्कृति में एक मुख्य योगदान रखता है और इसी माध्यम से हम उसको उभारें और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका योग। पर्यटन क्षेत्र जो मंत्रालय है उसमें कैबिनेट में किसको दिया गया है? सर क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता। जो ऐतिहासिक स्थल है उसमें प्रयागराज को मानते हैं आप सांस्कृतिक स्थल के रूप में? इसका जो संगम का कॉन्सेप्ट है, त्रिवेणी इसको कहा गया है, उसमें सरस्वती के बारे में कुछ बताइए। सर गंगा और यमुना इन दोनों के बीच में एक धारा उत्पन्न होती है प्रयागराज में जिसे बोलते हैं सरस्वती। कोई रिसर्च इधर जो सरस्वती को लेकर के जो आई हो, जो आपने पढ़ी हो? सर सॉरी सर, मैंने प्रयागराज में ऐसा और क्या है जिसको आपको मतलब जिसका जिक्र करना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी रहा है प्रयागराज। यहाँ इलाहाबाद के किले के नाम से एक मशहूर किला भी है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कल्चरल है वो भी जो सांस्कृतिक स्वरूप से इलाहाबाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि वहाँ जो नृत्य है या संगीत है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने कहा कि पूर्व राजधानी रही है, किसने बनाई थी इसको? अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी एक शब्द कॉन्सेप्ट चर्चा में, वेट बल्ब टेम्परेचर, कुछ जानते हैं इसके विषय में? वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब तापमान। सर क्षमा कीजिएगा, नहीं सुना मैंने भी। हमारा जो ग्लोब है वो कितना डिग्री झुका हुआ है? सर 23.5 डिग्री। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो सीधा रहता तो? सर अगर सीधा अगर वो रहता है तो जो मौसमी क्रियाएं हैं कहीं ना कहीं वो जिस तरह से वर्तमान स्थिति में रहेंगी, ऋतु परिवर्तन वो नहीं होगा। स्थायी रूप से जो एक ऋतु है उसी प्रकार की वो ऋतु रहेगी। ये एक चीज़ बताइए, अभी 18 जून को नया वन संरक्षण नियम 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया है, नोटिफाई किया गया है, उसमें क्या बदलाव लाया गया है? सर मुझे पता होना चाहिए लेकिन मैंने अभी इसे देखा नहीं है। मैं जाके इसे एक बार ज़रूर देखूंगा। देख लीजिएगा। उसमें है कि केंद्र सरकार को अब ज़मीन पर पेड़ों की कटाई के लिए वहाँ रहने वाले वनवासियों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जी सर। UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डिजर्टिफिकेशन। सही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यही इसी को COP15 के तहत इसका आयोजन हुआ था आइवरी डी कोस्ट में। ठीक है जी सर, सॉरी। सियोल में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कुछ बता सकते हैं कि उसमें क्या डिसीजन लिया गया है? क्षमा कीजिएगा सर। अच्छा, ये भूगोल में आप लोगों ने आपने पढ़ा होगा द्वैतवाद। यस सर। तो संभववाद और निश्चयवाद में क्या अंतर है? सर जो निश्चयवाद है वो ये मानता है कि प्रकृति जो है वो अपने आप में जो भी होना है वो निश्चित है। प्रकृति जो है अपने आप को मेंटेन रखती है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में हस्तक्षेप करता है या जो मानव समुदाय है वो प्रकृति में हस्तक्षेप करता है तब प्रकृति उसे अपने जैसे प्राकृतिक क्रियाओं से पुनः जो है धराशायी कर देती है। लेकिन जो संभववाद है वो कहता है कि नहीं, मानव जो है प्रकृति में न सिर्फ मानव जो है प्रकृति को अपने ओर पास उसमें बदलाव कर सकता है बल्कि प्रकृति को अपने अनुसार उसे परिवर्तित भी कर सकता है। मानव अपने हिसाब से प्रकृति को परिवर्तित कर। नव संभववाद क्या है फिर? सर उसमें ये कहा जाता है कि निश्चित तौर पर प्रकृति जो है मानव की हर क्रियाओं पर हावी है, लेकिन फिर भी मानव ने प्रकृति को किसने दिया है? नव संभाव्यवाद के प्रवर्तक कौन? डार्विन द्वारा दिया गया है। डार्विन द्वारा दिया, फिर ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया? टेलर द्वारा ऑस्ट्रेलिया टेलर ने दिया है सर। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए किसने यह कहा है
कि मात्रात्मक क्रांति का सुंदर बछड़ा जो है वो सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर है, किस भूगोलवेता ने कहा है यह? सॉरी सर, मुझे नहीं। क्या है मात्रात्मक क्रांति, क्या है भूगोल? मात्रात्मक क्रांति भूगोल विषय में जो अंकीय वो होते हैं या गुणात्मक तत्व हैं उनको शामिल किया गया था। जैसे कि जो डाटा बेस चीज़ें हैं उनको लाया गया। पहले सिद्धांत जो थे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वो अनुभव के आधार पर अधिक बनाए जाते थे। उसके बाद में जो डाटा को उसमें किया गया और कहीं ना कहीं इसे ही मात्रात्मक क्रांति कहा गया। रिफ्ट वैली और रंप वैली में क्या अंतर है? सॉरी सर। अच्छा, भारत में उदाहरण दे सकते हैं कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है, कौन सी रंप वैली में? रिफ्ट वैली में जैसे कावेरी और ताप्ती नदी। और सर रैंप वैली में समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिएगा जा करके रैंप वैली, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में विश्व की घटना है, रूस यूक्रेन का युद्ध देख लें या भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, क्या इसमें रिमलैंड थ्योरी या हार्टलैंड थ्योरी कौन फिक्स होगा? सर मुझे लगता है जो रिमलैंड थ्योरी थी न तो उसमें वही पूरी तरह से फिक्स हो पाती है और ना ही जो हृदय स्थल सिद्धांत था मैकिंडर का वही पूरी तरह से वो होता है। हालांकि दोनों के थोड़े थोड़े अंश हमें अगर नजर हम आते कहें हैं। कि यूक्रेन पर जो रूस का आक्रमण है प्योरतः हृदय स्थल सिद्धांत पर ही आधारित है, तब प्योरतः पूर्णतः? सर मुझे लगता है कि पूर्णतः तो नहीं है। कैसे नहीं है, बताइए आप। क्योंकि सर जो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध है वो क्षेत्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो रूस का क्या कारण रहा यूक्रेन पे हमला करने का? क्योंकि सर यूक्रेन लगातार नाटो की सदस्यता के लिए प्रयासरत रहा है और रसिया सिर्फ यही एक कारण था। डोनबास कुजनेत्स पर जो रूस ने अपना कब्जा किया वह तो विश्व का सबसे रिचेस्ट मिनरल कोल के लिए सबसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर आप जाइए तो यूक्रेन में यूरेनियम से ले करके चिप वगैरह बनाने के लिए भी सारे खजाने तो वहीं भरे पड़े हैं। हृदय स्थल सिद्धांत तो यही कहता है कि भाई जो संसाधन संपूर्ण क्षेत्र है जो उस पर शासन करेगा वो पूरे यूरोप पे करेगा, फिर पूरे विश्व पे करेगा। तो एक तरह से रूस ने तो वही किया, उसने उस पर आक्रमण किया। इसके पहले तो उसने आक्रमण कभी नहीं किया। ये तो एक तात्कालिक कारण है कि वो नाटो की सदस्यता ले रहा था, लेकिन दीर्घकालिक कारण में तो यही चीज़ें हैं। क्योंकि यूक्रेन जो है विश्व को गेहूं सप्लाई से लेकर के एडिजिबल ऑयल तक के सप्लाई में है, तो पूरे का पूरा उसके युद्ध में शामिल होने से पूरे विश्व की क्या कहते हैं खाद्य श्रृंखला जो है, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई। बिल्कुल सर प्रभावित हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संसाधन अन्य देशों के पास भी हैं। जैसे भारत इस समय अगर अन्य देशों के पास रहते तो फिर कैसे ही सप्लाई चेन क्यों बाधित हो गया? अगर आपके कथनानुसार अन्य देश के पास रहता तो यूक्रेन और रूस के इन्वॉल्व होने से पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट की स्थिति कैसे आ गई? अन्य देशों के पास भी तो खाद्यान्न है, सारी चीज़ें हैं, तब तो क्या नहीं मेंटेन कर पाए? नहीं सर, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जैसे देश जो हैं अगर वो आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी भारत खाद्यान्न की बड़ी मात्रा में आपूर्ति वहाँ कर भी रहा है। बीच में भारत ने खाद्यान्न पे प्रतिबंध लगा दिया था आपूर्ति पे, क्यों, निर्यात पे? सर वो इसलिए क्योंकि जो निजी निवेशक हैं या निजी जो साहूकार हैं वो बिना सरकार के किसी मर्जी के खाद्यान्न को निर्यात कर रहे थे, तो सरकार चाह रही थी उसकी वजह से कर दिया। पक्का आप श्योर हैं? सर मुझे लगता है गेहूं के निर्यात पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया था गेहूं के निर्यात पे सरकार ने प्रतिबंध? क्योंकि सर सरकार चाहती थी कि कोई भी जो निर्यात हो गेहूं के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के थ्रू हो। देश भारत के साथ में समझौता करें गेहूं के आयात को लेकर, तब हो। ऐसा नहीं कि कोई मांग रहा है तो सीधे जो है भारत से निर्यात हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं? सर इसका बड़ा कारण जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनका प्रभाव होता है, वह होता है। यही एकमात्र कारण है? सर वर्षा सबसे प्रमुख, उसके जो वायु का प्रभाव है, जो हवाओं का प्रभाव है, उसके कारण वहाँ पर आर्द्र जो हवाएं हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ वर्षा कम होती है। यही एक सबसे बड़ा प्रभाव है। ठीक सर। As I see that you belong to Aligarh, in your opinion, tell me about the one socio and one economic problem specific to Aligarh. सर सोशल प्रॉब्लम महिलाओं की शिक्षा को लेकर रही है।
और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलीगढ़ संसाधनों के मामले में जो खनिज संसाधन होते हैं कहीं ना कहीं उनका अभाव रहा है और इस वजह से अलीगढ़ का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है, तो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे आपके नज़र में सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका होगा? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो आपने बता दिया। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं निर्यात के हब के रूप में। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, शिक्षा की दिशा में अलीगढ़ में 3 विश्वविद्यालयों जो लगातार इस समय चल रहे हैं, तो इसको ही अगर हम बेहतर तरीके से आगे ला पाएँ और रोज़गार जो कि हम ताला नगरी के क्षेत्र में बहुत वहाँ बढ़ा है और एग्रीकल्चर पर अगर हम ध्यान दें तो अलीगढ़ की इस समस्या का निदान मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं? सर 2022-23 का जो बजट है उसमें 13 एक्सप्रेसवे की बात की गई है। अलीगढ़ से है कोई? बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से होकर गुजरता है और सर एक यही एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से होकर गुजरता है। एक्सप्रेसवे बनना किसी भी राज्य या राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत जरूरी आयाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोल ज्योग्राफिकल डायमेंशन से क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या है? बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर बिल्कुल, इसका नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पर्यावरण पर पड़ता है, क्योंकि जब जहाँ से हाईवे निकलता है वहाँ के जो पेड़ हैं या जो वहाँ की जो कृषि है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। लेकिन जो वर्तमान सरकार की नीति है कि अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो 10 लगाएंगे, उसको कहीं ना कहीं प्रतिबद्धतापूर्वक उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो 13 एक्सप्रेसवे है उसमें क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न में क्या किया जा रहा है? सर लगातार जो एक्सप्रेसवे हैं उनको हरित एक्सप्रेसवे वगैरह के रूप में जाना जाता है, क्यों और उनके ओर पास जो है एक हरित पट्टी का विकास करने का जो सरकार जो है वो प्रयास करती रही है। तो ये प्रयास करे कि मतलब कंप्लीट होने के बाद होता है कि उसी साथ हो रहा है? नहीं, साथ साथ सर होता है ये। आपका ये यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे के जो बीच वाला भाग है कहीं ना कहीं उसमें हम देखते हैं कि जो वृक्षारोपण है वो हुआ था और आज वो पनप भी रहा है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। मान लीजिए सरकार जो है, चूँकि आप देखेंगे यूपी में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, आपको टारगेट देती है कि आपको एक निश्चित समय में उस हाईवे को पूरा करना है। दूसरी तरफ उस हाईवे के आसपास के लोग और कुछ शिक्षाविद और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग उसका विरोध करते हैं कि इससे पर्यावरण संकट उत्पन्न होगा क्योंकि वृक्ष काटे जाएंगे। अगर एक समस्या आती है, सरकार का दबाव है कि टाइम से प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, दूसरी तरफ जनता और सिविल सोसाइटी उसका विरोध कर रही है पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, तो कैसे इस समस्या का समाधान एज एसडीएम करेंगे? सर अगर समस्या इस तरह की होगी और वहाँ के लोगों को लगता है कि हाईवे का बनना कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक नुकसानदेही होगा, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप विरोध का शांतिपूर्ण मार्ग रखें और जो विरोध के लिए अन्य जैसे जगह हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो गया या कई अन्य हो गया, तो वहाँ जा सकते हैं। काम के रूप में अगर मुझे आदेश दिया गया है तो मैं उस काम को पूरा करूँगा। मतलब आप खुद उनको उकसाएंगे कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ और सरकार का जो आदेश है उसको कोर्ट स्टे लगा दे और काम करना ना नहीं पड़े? सर, मैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध आप का ऐसा सही नहीं कर माध्यम सकते, करें। आप खुद उसको टैकल कर लें, वहीं से मामला वहीं खत्म हो जाए? मैंने सर कहा जैसे समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर वो समस्या वास्तव में है, पर्यावरण को कैसे नुकसान समझाएंगे, होगा, जरा समझाइए हमको। मान लीजिए हम ही विरोध कर रहे हैं, तो सर मैं जानने की कोशिश करूंगा पहले तो ये कि क्या पर्यावरण सर, वास्तव पर्यावरण में। का मुद्दा है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं दोनों तरफ से, इतने 6 लेन बन रहे हैं, तो मुद्दा तो सीधा सा क्लियर है। तो सर अब उसमें ये देखना होगा कि क्या वो हाईवे वहाँ से निकलना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा है तो मैं समझाऊंगा कि देखिए ये हाईवे यहाँ से निकल रहा है, इसके लिए सरकार क्या है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी तुलना में 10 पेड़ आपके यहीं पे लगाएगी। इस हाईवे से निकलने से आपके न सिर्फ कृषि को फायदा होगा बल्कि पेड़ जो जब 10 पेड़ लगेंगे तो 20 साल बाद हमको ऑक्सीजन देंगे ना। आप तो आज हमारा नुकसान कर दिए। नहीं सर, लेकिन अगर हाईवे निकलेगा तो वहाँ से वहाँ के क्षेत्रों को बहुत आर्थिक रूप से फायदा भी आर्थिक होगा। फायदा होगा ना, पर्यावरण ही तो नुकसान होगा ना, मुद्दा तो पर्यावरण का है। बिल्कुल सर, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप विरोध करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप सही मार्ग ढूंढ सकते हैं। आप
जो विकास कार्य जो हो रहा है इसमें बाधा न पहुंचाएं। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।